मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे जाना तो केमिस्ट्री की फील्ड में, क्योंकि वही एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मेरे को समझ में आता था, सही बताऊं तो ढंग से। या तो टीचर अच्छा था पढ़ाने वाला, या फिर मेरा इंटरेस्ट ही केमिस्ट्री में डेवलप हुआ था। बाकी मेरे को मैथ्स भी अच्छी लगती थी, बट मैथ्स में ऐसा कुछ था नहीं हायर स्टडीज करने में। फिजिक्स तो मेरे को कभी समझ में ही नहीं आई, हर टीचर ने सिर्फ नंबरों के लिए पढ़ाया, चाहे वो मैं ग्रेजुएशन में थी या फिर 12th में थी, तो वो मजे वाली बात नहीं थी। तो वो मैंने पहले से ही सोच रखा था टीचिंग में जाना। यहाँ ना होती तो फिर मैं ग्रेजुएशन वाले बच्चों को पढ़ा रही होती। लाइक मेरा पहले एम यही था, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना था, बट मेरी डेस्टिनी मेरे को यहाँ लेके आई जेई नीट वाली फील्ड में। तो अब मैं इसी में ही खुश हूँ। मतलब अब मेरे को यहाँ पे ही हो गए इतने साढ़े पांच साल हो गए मेरे को इसी फील्ड में। तो अब तो मैं फिर वापस नहीं सोच रही हूँ उस चीज पे। तो सही है, मेरे को तो करना ही यही है। कभी आगे हो सकता है मन बदले अपना कुछ करने का, तो फिर वो अलग बात है, बट अभी तो जो भी करोगे। हाँ, भिवानी से ही पढ़े थे और वहां पे रहे? नहीं 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 नहीं, मेरी स्कूलिंग तो भिवानी से हुई है, बट मेरी मास्टर्स वहां से हुई है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हुई है बेटा। स्कूलिंग मेरी भिवानी से ही है। 12th तक मैं यहीं पढ़ी हूँ भिवानी में। रिसर्च में चले जाते, रिसर्च में सोचा तो था, गर्व बहुत सोचा था, बट हेल्थ अलाउ नहीं की हेल्थ ने, ठीक है, इसलिए मैं रिसर्च की तरफ नहीं गई। हाँ ठीक है बच्चों, फिर स्टार्ट करते हैं। ये क्या कम बच्चे कैसे हैं आज क्लास में, सिर्फ 21? बाकी कहाँ गुम हो गए? गौरव कहाँ है? कृतिका आ गई। आप जिस फील्ड में भी जाओ, सभी फील्ड में बहुत मतलब अपना बेस्ट देना पड़ेगा तुम लोगों को। जब तुम अपना बेस्ट नहीं दोगे तो लोग भी नहीं पूछेंगे। ये आज मेरी बात लिखवा लो, जब तुम अपना बेस्ट दोगे लोग भी तभी पूछेंगे। जब कमाओगे तो देखना अपने फैमिली रिलेटिव्स, उनका जो लाइक बिहेवियर है तुम्हारे लिए वो अलग ही होगा। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो ना, तो जो लोगों की सोच है आपके प्रति वो बदल जाती है, और आप अपने मन का कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो तुम लोग बीटेक कर लो, जो भी तुम चाहते हो लाइफ में परस्यू करना वो कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हें कोई भी चीज अच्छी लग रही है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, यू आर नॉट फाइनेंशियली क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट ना, तो कोई कुछ भी नहीं तुम्हें दिलवाएगा। तो लेकिन जब तुम होते हो ना, जब तुम्हारे हाथ में पैसे होते हैं, तो फिर तुम हर तरीके से काफी कुछ कर सकते हो, अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो जो तुम्हारी नहीं हुई हैं, जो तुम चाहते हो। हर किसी की होती है, देखो ख्वाहिशें, इंसान है ना, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। तो वो जब हमारे पास हाथ में कुछ होता है तो हम वो सब कर सकते हैं जो हम शायद पहले नहीं कर पाए। तो इसीलिए बहुत जरूरी है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। और मैं तो लड़कियों लड़की गर्ल्स को तो मैं बोलती हूँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना भाई बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। नहीं तो नहीं होगे तो तुम्हारे घर वाले शादी कर देंगे, तुम्हारी बात सीधी सी स्पष्ट है। शादी कर दोगे तो तुम्हारा इन लॉज तुम्हें वो फ्रीडम दे नहीं पता है तुम्हें, ठीक है। और लेकिन जब तुम्हारे हाथ में कुछ होगा ना, व्हेन यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तुम लोग बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। और नहीं है ना तुम्हारे पास कुछ, कोई पूछेगा भी नहीं तुम्हें। मेरा तो हमेशा से ही ये मानना है, गर्ल्स को तो होना ही चाहिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ताकि लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आए वो सरवाइव कर सके। समझ रहे हो? आज भी हमारे देश में चाहे कोई कितना बोले इक्वालिटी इक्वालिटी, नहीं है भाई, नहीं है, ठीक है। सो ये मेरी बात सारे बच्चे ध्यान रखना भाई। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं जेई को पढ़ाती हूँ तो तुम जेई जेई देखो, हर कोई, पहली बात है हर कोई यहाँ पे इंजीनियर, मैं भी पीसीएम से हूँ, बट मैंने जेई तो दिया ही नहीं था, मैंने तो दिया ही नहीं था एग्जाम में ठीक है।
तो हर किसी का अपना होता है कि कौन कहाँ जाना चाहता है, हर किसी का बस ये है कि मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। तुम जेई में जाओ, तुम रिसर्च में जाओ, तुम टीचिंग में जाओ, तुम कोई और एग्जाम दो, बट हर जगह मेहनत तो मांगती है ना। तो वही हार्ड वर्क ही आगे लेके जाता है बेटा, चाहे तुम लाइफ में कुछ भी करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लॉयर बनो, टीचर बनो, वही है। तो वो तुम्हें भी करनी पड़ेगी। और इतना कमा लो ताकि पेरेंट्स से ना तुम्हें आगे मांगने की नौबत आए, बल्कि उनको भी सपोर्ट कर सको तुम हर तरीके से। मैं तो यही बोलूंगी। और तुम लोगों को पता ही है कि जो हिमाचल वाले बच्चे कितना कुछ, लाइक सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, वहां पे इतना ज्यादा मैं देखती हूँ बच्चे जो है इतनी दूर दूर से पैदल चल के आते हैं, जाते हैं स्कूल। अब तुम देख सकते हो, लाइक तुम किस जगह से आ रहे हो, तो अगर तुम सोचो आगे तुम किसी अच्छी जगह निकल जाओगे तो तुम्हें खुद कितना प्राउड होगा अपने ऊपर। ये देखो तुम, सब में कुछ ना कुछ बात होती है बेटा, सब में भगवान ने ना कुछ दे के भेज रखा होता है। एक कई बच्चे ऐसे होते हैं, या कई बच्चे क्या, इंसान लगा दो, चाहे मेरी उम्र के ले लो, तुम्हारी ले लो, किसी में बहुत टैलेंट होता है बट वो मेहनत करना नहीं चाहता, उसको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होता है, मैं तो कर लूंगी या कर लूंगा। और एक वो बच्चा जिसमें टैलेंट नहीं है लेकिन वो हार्ड वर्किंग होता है, तो आगे वही जाएगा जो हार्ड वर्किंग है। तो वही है, मेहनत के बिना तो यार कुछ मिलता ही नहीं ना। ठीक है, चलो। गर्वजीत, चलो। गर्व रिप्लाई भी नहीं करते यार तुम मेरी बात का। 5 महीने हो गए ना जानते जानते तुम्हें मेरे को, है ना। रिप्लाई तो कर दिया करो कम से कम। खैर कोई बात नहीं। ठीक है, अभी भी बच्चे आए तो नहीं है। ऑलराइट, पीर बख्श आ गया। हम्म। ठीक है, सो आज मैं कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट कराऊंगी, छोटा सा ही है देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा बड़ा है नहीं। तो 2 लेक्चर में ही खत्म हो जाएगा अपना, आज और कल में, है ना। और असाइनमेंट में 4 इसकी डीपीपी दे चुकी हूँ, एक मैं पीवाईक्यूज दे चुकी हूँ अभी इसके। और आगे भी तुम्हें मिलता रहेगा जो है। फिर इसके बाद तुम्हारे 2 चैप्टर और रह जाएंगे, अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स। अमाइंस 3 दिन का है, बायोमोलिक्यूल 5 दिन का है। तो अब समझ लो आने वाले फिर 2 हफ्तों में और तुम्हारा जो है सिलेबस हो जाएगा, तो मस्त। दिसंबर में जो है हम लोग फिर रिवीजन की क्लासेस लगाएंगे तुम लोगों की। सो सॉरी, एक मिनट बेटा, मैं हैंकी ले लूं। तो इस हफ्ते ना तुम लोगों का एल्डिहाइड कीटोन्स का टेस्ट है। ठीक है, तो मस्त पढ़ो एल्डिहाइड कीटोन्स। ठीक है, और ये भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा कल तक, तो जितना कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो भी आप पढ़ लेना, बट पहले जो हो गया ना वो फोकस करो। मैं बता भी देती हूँ तुम्हारे सवाल कहाँ से आएंगे तुम्हारे टेस्ट में, एल्डोल रिएक्शन से आएंगे, हेलोफोब रिएक्शन से आएंगे। ठीक है, बिल्कुल बेटा, पूरा चैप्टर आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉट अ डिफरेंट चैप्टर ना, इट इज अ पार्ट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स। बिल्कुल आएगा, है ना। अगर मैं ये लेक्चर अगले हफ्ते खत्म कराती ये चैप्टर तब भी आता, क्योंकि वो पेपर बन चुका है, राइट, मैं कैंसिल नहीं करा सकती उसको। सो ये आएगा। इसलिए आप लोग एल्डिहाइड कीटोन्स पहले प्रिपेयर करो, उसमें हेलोफोम रिएक्शन मैं बता रही हूँ। अगर तुम फिर भी क्वेश्चन गलत करके आते हो ना, उससे फिर मैं चाटे भी लगाऊंगी, तुम लोग बहुत गलत करते हो यार सवाल। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन्स में एल्डोल पढ़ के जाओ, कैनिजारो पढ़ के जाओ, हेलोफोम पढ़ के जाना है, समझ आ रही है। और जो भी मैंने नेम रिएक्शंस तुम्हें करवाई हैं वो अच्छे से करके जाओगे, क्लियर है। ये पढ़ के जाना है। और मैं बता दे रही हूँ, जो जेई 2026 का पेपर आएगा ना, जो अभी मैं आज रिएक्शन भी कराऊंगी, HVZ रिएक्शन कराऊंगी, वो एल्डोल और हेलोफोम, ये आने के पूरे पूरे चांसेस है। तो ये इस चैप्टर में सबसे ज्यादा नेम रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी बच्चा नेम रिएक्शन छोड़ेगा नहीं। मेरा जो पहला लेक्चर होगा ना, जब दिसंबर में तुम लोगों को रिवीजन कराऊंगी, तो पहला मैं रखूंगी ही नेम रिएक्शन का लेक्चर। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा ढंग से कर लेना।
आगे चलते हैं। हाँ हाँ, वो एक क्वेश्चन था जो मैं क्लास के, कब थी मेरी क्लास, मंडे को थी ना, मंडे के क्लास लास्ट में करा रही थी आइसोमेरिज्म। पहले तो ये बताओ आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन हुए, जिससे नहीं बन रहे थे वो बताओ। आदर्श बन रहे थे क्या, धनंजय? यस मैम, तो नहीं थी कोई दिक्कत, पहले भी नहीं। अच्छा, पहले भी नहीं थी, ठीक है। आप में से पता नहीं, आप में से दो स्टूडेंट ऐसे थे, मेरा नंबर सेव नहीं है, उन बच्चों का नाम भी नहीं पता है मेरे को, जो मैंने लास्ट में क्वेश्चन कराया था, जिसमें शायद आदर्श पीर बख्श भी बोल रहे थे, तो मेरे को शायद बोला था किसी बच्चे ने, मैम एक बार फिर करवा देना। था क्या तुम में से कोई? बोला तो था वो तुम में से, क्योंकि मैंने किसी और बैच में करवाया नहीं, आई डोंट नो कौन था, बट मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। एक बार मेरे को बताओगे क्या वो कौन सा कॉम्प्लेक्स था, मैं तो भूल भी गई। MAB2BC। ठीक है, एक बार मैं फिर सुना देती हूँ, देख लो भाई, जो भी था यही था ना। अच्छा, बी था ना यहाँ। हम्म, एक बार देख लो फटाफट, फिर मैं आगे चलूंगी। देखो इसमें ना अपने 6 GI बन रहे थे, तो मैं एक बार फटाफट से बना देती हूँ सारे। एक तो मैंने ये बनाया था, ध्यान रखना आप लोगों को ना इसमें ये पता होना चाहिए कि सिस वाली पोजीशन कौन सी और ट्रांस वाली पोजीशन कौन सी है, ताकि कंफ्यूज ना हो। और इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा देखो, जो आपके एनसीईआरटी कह रही हूँ, जितने आपके जेई में पूछे गए हैं ना सवाल रिलेटेड टू आइसोमेरिज्म, वो तो तुम एकदम आराम से कर लोगे। ये वाला जो था वो जेई में नहीं आते हैं, एडवांस का आता है। तो जहां पे अपने ज्यादा आइसोमर बनते हैं ना, वहां पे कंफ्यूजन भी ज्यादा होती है, क्योंकि जहां पे कम बनते हैं वहां पे हमें बहुत क्लियर रहता है कि हाँ 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 ये बनेगा। पर जहाँ पे ज्यादा बनते हैं, 4 से ऊपर बनने लग जाते हैं, तो वहां पे हमें थोड़ा सोचना पड़ता है कि कैसे किस तरीके से आप बना रहे हो। तो यहाँ पे सबसे पहले एक मैंने ये बना लिया, और आपको फिर बोल रही हूँ, आपको ये पता होना चाहिए कि सिस वाली कौन सी पोजीशन है और ट्रांस वाली कौन सी होती है, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। उसके अलावा हम लोगों ने क्या बनाया था, आ, हम लोग ये कर सकते हैं कि बी और सी तुम कह रहे थे, मतलब तुम क्या कह रहे थे, मैं भी कह रही थी ट्रांस पे ले लेते हैं, है ना, ऐसा कुछ था अपना। ठीक है, फिर मैंने कहा था एक हम ए अब क्योंकि सेम है, आप ये देखो किस बेसिस पे कंपेयर कर रहे हो, है ना। तो अब मैंने क्या किया, ए के सामने ए लेके आ गई। ठीक है, इसमें ही मेरे ख्याल से तुम लोगों को डाउट आ रहा था, आदर्श तुमने बोला था क्या शायद सी और बी वाला, मेरे को तो याद ही नहीं है, ये बोला था तुमने कि मैम सी और बी कर दोगे तो ये अलग नहीं बन जाएगा, शायद ऐसा ही तुम लोगों ने कुछ पूछा था मुझसे, है ना, उसके यही साथ था। नहीं था मैम, सेकंड वाले के साथ था वो। अच्छा, मतलब तुमने यहाँ पे ए लगवाया था मेरे से, ठीक है, ऐसा, ठीक है। यस मैम। देखो अब मैं ये बोलूंगी कि ये सेम नहीं है ना, तो यहाँ पे देखो कंपेयर, देखो क्या कर रहे हो तुम, ए तो सिस में है, यहाँ पे बी भी सिस में, यहाँ पे भी सिस में, मतलब यहाँ पे सामने लगे हुए, बी भी सामने में लगा हुआ है। ठीक है, ये चीज तो सेम है। अब आप ये देखिए कि बी के सिस में कौन लगा हुआ, अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये बी और ए की पोजीशन जहां पे लगे हुए हैं, बी और ए, वो दोनों सिस पोजीशन है आपस में, राइट। और बी आपस में क्या है, यहाँ पे सिस पोजीशन है, गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पे भी बी के साथ ए का रिश्ता कैसा है, सिस है, बी के साथ बी का रिश्ता क्या है, सिस है। अब यहाँ पे आओ, बी के साथ ए का रिश्ता कैसा है, सिस है, बी के साथ बी का रिश्ता कैसा है, सिस है। तो ये और ये जो है दोनों आपके सेम होंगे, तो इसीलिए आप बी सी लिखो या सी बी लिखो, एक ही बात। आदर्श, पता नहीं आदर्श ने तो नहीं पूछा था, जिसने भी पूछा था यार देख लो। ठीक है, तो अब ऐसे करके तुम लोग जो है ये 3 बन गए। अब ऐसे तुम 3 और बना लो, 3 और कौन से बनेंगे, यहाँ बना देती हूँ। अब यहाँ पे ए है ना, यहाँ पे मैं ए ले आती हूँ। ठीक है, अब एक में क्या करते हैं, बी के सामने बी ले आऊं, बोलो, है ना। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे,
इस ओके ये बन गए, ये वाली पोजीशन चेंज कर देते हैं। अब देखना तुम्हारा यहाँ पे डाउट ये आ सकता है कि मैम यहाँ पे आप सीबी कर रहे हो लेकिन आपने यहाँ पे नहीं किया। अब देखना क्योंकि इससे अलग बन रहा है बेटा। देख रहे हो यहाँ पे बी के सामने ए था, देख रहे हो यहाँ पे सी के सामने ए है, देख रहे हो सब बच्चे। तो इसीलिए ये अलग बन जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे 6 बन रहे थे। ठीक है, सो ये वाला मेंस में नहीं आएगा, यू कैन इग्नोर, मतलब आप स्किप भी कर सकते हो ये वाले को, लेकिन हाँ एडवांस में आ सकता है। हाँ आदर्श बोलो। मैम और जैसा आपने वो बनाया ना सबसे टॉप पे जो आगे, हाँ सबसे टॉप पे बनाया है, बोलो। जहाँ पे बीबी और बीबीसी इसमें है, मतलब बी को बी के साथ है बिल्कुल। ये वैसे अगर वाला, हम एक ये साथ कर वाला, दें। ये वाला, नो मैम, इसके पिछले वाला। ये यस मैम। हाँ क्या होना है बताओ। मैम अगर ए बी को आपस में इन्वर्स कर दो दोनों को। मतलब इसको मैं बीए कर दूं यस मैम, दोनों को। और इसको भी, यही बोलो ना। एक मिनट को बनाती हूँ मैं। देखना एक बार सारे ना, ये बोला है ना तुमने। हम इसके साथ वाला तो सेम ही नहीं बना फिर। अरे रुक जा यार, हाँ यही बोल रहे थे क्या आदर्श। यस मैम। हाँ तो ये किसी ना किसी से मैच हो रहा होगा। देखना किससे मैच हो रहा है। हम हम उसके सब साथ वाले ऊपर ग्रीन से, हाँ हम सेकंड वाले ग्रीन से जो अपर राइट में। यहाँ पे बी के सामने बी है, ए के बी के सामने बी है, ये आ गया ना। बी के सामने बी है और ये रहा ए, यही तो बन गया, ये तो यही बन गया अच्छा आदर्श। मैम, वो दिखा नहीं मैम, ऊपर वो बी हम्म, लगा था। हाँ मेरे को भी लग रहा था ये है ये। ठीक है ये बन गया, ठीक है तो 6 ही बनेंगे यहाँ पे। ठीक है बाकी तो मैं ऑप्टिकली एक्टिव तो चेक करने आ ही गया है। हटा दूं इसको, चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं फिर। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और हाँ जो अभी पेपर हुआ है तुम लोगों का मेजर टेस्ट एनालिसिस कर लो भाई, उसका नंबर बहुत ज्यादा तो तुम लोग लाए नहीं हो। ठीक है एनालिसिस कर लो। देखो मैं कई बार मेरे को टाइम नहीं होता तुम लोगों को रीच आउट करूं पर्सनली बार बार ग्रुप में, तो तुम अपनी तरफ से ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि मैम को हमें करके देना है अगर आपके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कम नंबर आया है। ठीक है, सो आज मेरे को आप लोगों को कराना है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शंस कराऊंगी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं चलूंगी, बट यस जो रिएक्शंस होंगी वो एनसीईआरटी में तो है ही है। और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करूंगी मैं, कि किस लाइक क्या क्या पॉइंट्स है जो तुम लोगों को ध्यान रखने हैं। मैं फिर बोल रही हूँ जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है तुम लोगों की, आपके बेशक वो हेलो एल्केन्स में एल्कोहल फिनोल में एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में, अमाइंस में जो आएंगी वो सब आपको एनसीईआरटी से एक बार रीड करना है। देयर आर 95% चांसेस कि वो वहां से असर्शन रीजन बनाएगा। समझ में आ गई? तो अपना कोई भी एक दिन जब भी तुम्हारा कुछ भी मन ना कर रहा हो करने का, सिर्फ 2 घंटे निकाल लेना, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो एक एक पेज की है फिजिकल प्रॉपर्टीज, उससे भी आधी, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 4 चैप्टर को भी उठा के तुम फिजिकल प्रॉपर्टीज उनके अंडरलाइन कर रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो, तो तुम्हें 2 घंटे से ऊपर नहीं लगेंगे, तुम्हारा 4 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो प्लीज वो कर लीजिएगा। और मैंने 2 चैप्टर की तुम्हें हाईलाइटेड वाली भेज दी एनसीईआरटी, अगर तुम सही ढंग से पढ़ रहे हो तो फिर मैं बाकी भी भेज दूंगी। प्रीवियस क्लास में तो मैंने आइसोमेरिज्म रिवाइज करवाया था। देखो अब कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, सब बहुत अच्छे से वाकिफ है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप। ठीक है, आईयूपीएक नेम में मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है ये, राइट? तो इसके बारे में सब बखूबी जानते हैं। अब तुम्हें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो देखो। आज के लेक्चर में जो मैं बोलूंगी बस वही लिखना, ज्यादा लेक्चर लिखने का है नहीं, क्योंकि मैंने ना ज्यादा बनाई नहीं आज स्लाइड्स। ठीक है,
तो बहुत ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगी, जहां जहां मैं आपको बोलूंगी कि ये चीज नोट कर लो, वो आप करते हुए जाएंगे। आगे आइए, देखो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होंगे? जिनके पास एक ही COH ग्रुप होगा। तो मैंने ना यहाँ पे आयुपेक नेमिंग नहीं लिया, क्योंकि आयुपेक नेमिंग तुम सबको पता ही होती है। मैंने यहाँ पे कॉमन नेम लिए हैं। कॉमन नेम लेने का मतलब ये है मेरा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे जेई के, तो वो आपको कॉमन नेम से सवाल देते हैं, तो मैंने यहाँ पे कॉमन नेम लिया है। जैसे मिथेनोइक एसिड को आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, दिस इज प्रोपियोनोइक एसिड। वैसे इसका आप आयुपेक नेमिंग लिखते हो तो प्रोपेनोइक एसिड लिखते हो। ये आपका ब्यूटेनोइक एसिड, तो इसका आयुपेक नेम है। वैसे इसका कॉमन नेम क्या है? ब्यूटायरिक। मैं बता दे रही हूँ, ये ना एडवांस में बहुत पॉपुलर है, ठीक है। ये ब्यूटायरिक बड़ा पूछते हैं भाई, ब्यूटायरिक ब्यूटायरिक, तो ध्यान रखना ब्यूटायरिक कुछ नहीं, ब्यूटेनोइक एसिड ही है ना, ब्यूटायरिक। दिस इज आइसोब्यूटेरिक। तुम्हें पता है ना आइसो वाला क्या होता है? दिस इज आइसो की लिंकेज, है ना, पता है ना सबको। अब यहाँ पे 4 कार्बन है तो फिर वो आइसोब्यूटारिक बन जाएगा। दिस इज योर बेंजोइक एसिड, ये सबको पता रहता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, उतारने की जरूरत नहीं है ये। उसके बाद ये उतारो, ये तुम्हारे लिए नई चीज होगी, क्योंकि आगे जाके मैं बहुत इसके बारे में डिस्कस करूंगी नेक्स्ट क्लास में। देखो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होंगे? जिनके पास 2 ही COH ग्रुप होंगे। तो ये वो सारे हैं जो तुम लोगों को ध्यान रखना है, इनके कॉमन नेम, क्योंकि इनके तुम आयुपेक नेम बहुत आसानी से लिख लोगे, बट जो पेपर में सवाल आएगा वो कॉमन नेम से सवाल आता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो देखो अब इसमें कैसे करोगे याद? देखो यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक, पेमालिक ये दिया हुआ है, तो इसको आप याद रखोगे ओम्स गैप से। ओम्स गैप ऐसे करके ही याद रखोगे, ओम्स गैप। O स्टैंड फॉर ऑक्सैलिक, M मेलोनिक, S सक्सिनिक, G ग्लूटारिक, A एडिपिक और P पेमालिक, राइट। अच्छा अब यहाँ पे क्या है? इधर देखो ऑक्सैलिक एसिड, तो मेरे ख्याल से सबको पता है ऑक्सैलिक एसिड COH यही होता है। अब देखो तुम बाकी के स्ट्रक्चर भी तुम्हें आने चाहिए, कैसे बनाओगे? तुम्हें बस ये अगर पता चल जाए कि CH2 कितनी यूनिट ऐड हो रही है तो तुम आराम से कर लोगे। तो यहाँ पे N क्या इंडिकेट कर रहा है? जो मैंने N लिखा है कि नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स कितनी है, तो यहाँ पे CH2 यूनिट्स 0 है। तो बस आगे तुम 1 2 3 लिखते जाओ, 2 3 4 5, आप देख रहे हो। तो यहाँ पे 5 CH2 यूनिट्स हैं, यहाँ पे 4 हैं, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। तो तुम्हें इसे सीक्वेंस वाइज ही याद करनी है, कुछ चीजें आपको ये ध्यान रखनी पड़ेंगी ओम्स गैप, क्योंकि हमारे काम आएंगी, बहुत ज्यादा काम आएंगी, मैं बता रही, ठीक है। सो ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ, तो हो सकता है तुम्हें ऐसे दिमाग में ही ना आए, तो उस टाइम पे तुम्हें कितने मिनट लगेंगे? 1 मिनट लगेगा ये फटाफट से लिखने में, तो तुम आराम से उसको कर सकते हो। तो इसको लिख लो एक बार। ये देखो पीर बख्श बाहर घूम रहा है। सिमरन नहीं ज्वाइन हो रहा क्या क्लास? सिमरन क्लास में तो है। अच्छा ठीक है, लिख लिया, चलो मैं आगे। यस ठीक है, उसके बाद छोटी 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 बातें हैं जो तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पता होनी चाहिए। देखो वैसे तो ये तुम्हें ऑलरेडी पता आता ही है, जब हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने डिस्कस भी किया था। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड्स पोलर तो है ही, ठीक है, कार्बोनिल कार्बन की वजह से पोलैरिटी डेवलप हो रही है वहां पे कार्बोनिल ग्रुप की वजह से। और इसमें एक ये इंपॉर्टेंट तुम्हें ध्यान रखना है कि डायमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स।
कहाँ पे, वेपर फेज या फिर एप्रोटिक सॉल्वेंट अगर तुम्हें दे रखा हो। तुम लोगों को याद है मैं जब सॉल्यूशन चैप्टर तुम लोगों को पढ़ा रही थी तो वहां पे मैंने बोला था तुम्हारा एसिटिक एसिड विल डाइमराइज इन बेंजीन, है ना, बताया था मैंने। तो अगर आप एप्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हो तो वहां पे क्या देखो, प्रोटिक सॉल्वेंट लोगे तो क्या होगा, अगर मान लो एक्वस फेज ले रहे हो तुम, ध्यान से देखना, वाटर मान लो तुम्हारा सॉल्वेंट है तो क्या होगा, वाटर में आयनाइज हो जाएगा ना, ये बोलो हाँ के ना। बट अगर तुम ए प्रोटीन सॉल्वेंट ले रहे हो तो वहां पे वो क्या हो जाता है, डाइमराइज हो जाता है। याद करो ये चीज हमने पढ़ी भी थी, डाइमराइज हो, तभी तो तुम वॉन्टो फैक्टर वगैरह की फिर वैल्यू लेते थे। तो वेपर फेज और एप्रोटिक सॉल्वेंट में डाइमराइज हो जाता है। अब डाइमराइज हो रहा है और उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, रीजन क्या है, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस और नो, दिख रहा है सबको, ठीक है। अब इससे होता क्या है, क्या क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट, क्या क्या मेल्टिंग पॉइंट होगा, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज मेंशन इन योर एनसीईआरटी, जो मैं पढ़ा रही हूँ ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार सुन लो थोड़ा सा। तो डायमरिक स्ट्रक्चर की वजह से जो इसका मोलिकुलर मास है एसिड का, वो डबल हो जाएगा एक्चुअल मोलिकुलर मास से। मानते हो कि नहीं मानते हो, सेम वही जो याद करो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था, क्योंकि डाइमराइज हो रहा है तो इसका जो एक्चुअल क्या बोलते हैं जो मोलिकुलर मास होगा वो डबल हो जाएगा जो एक्चुअल है उससे, ठीक है। सो अगर ये बात हो जाएगी, मास उसका डबल हो रहा है बिकॉज वो डाइमराइज हो रहा है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल, एल्डिहाइड, इवन अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन से क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो एक बार, हाँ या ना, अल्कोहल में भी होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो रहा है, वो डाइमर में एग्जिस्ट करे जिसकी वजह से उसका मास बढ़ गया। अगर मैं अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स ले लूं जिनका मोलिकुलर मास कंपेरेबल है जो आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हो, तो उस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मोलिकुलर मास होगा वो ज्यादा होगा अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन से, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी बात है जो तुम लोगों को ध्यान रखनी है बस, ठीक है। और अगर मैं बात करूं अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन का, तो अल्कोहल का क्या होने वाला है, फिर ज्यादा होने वाला है, क्योंकि आपको पता है एल्डिहाइड कीटोन में तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, जबकि अल्कोहल में तो एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो अल्कोहल का फिर ज्यादा हो जाएगा सब एनसीईआरटी में। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट के बारे में क्या बोल रखा है मैंने तुम लोगों को काफी बार बताया, जब जब तुम्हारे सामने मेल्टिंग पॉइंट का सवाल आया, कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है सिमेट्री पे, बताया था मैंने। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, अगर मान लो आ गया, मान लो कंपैरिजन करने, वैसे मुश्किल है आना, और ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम है जिस कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो इवन नंबर में आपको पता ही है सिमेट्री जो होगी वो होगी बेटर, जो होगी पैकिंग होगी क्रिस्टल लैटिस में, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। सो ये एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी। और एक चीज मेरी बात ध्यान रखना, व्हेन यू रीड द एनसीईआरटी ना, एक कायदे से पढ़ना उसको, यूं नहीं बस पढ़ 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 के खत्म कर रहे हो। एक एक टेबल एनसीईआरटी में जो बनी हुई है उसको नजर गड़ा गड़ा के देखना है तुम्हें, और टेबल के नीचे जो उसने वैल्यूज लिख रखी हैं उसको भी तुम्हें ध्यान से रीड करना है, रट्टा नहीं मारना वैल्यूज का, तुम्हें कंपैरिजन करना है कि उसने किस तरीके से ये वैल्यू इससे ज्यादा बता दी, समझ रहे हो आपको। तो वहां से आपको कॉन्सेप्ट जो वहां पे बन रहा है वो मैं पढ़ा चुकी होंगी नो डाउट, बट तुम्हें जो पढ़ रहे हो ना तो ऐसे हल्के में मत लेके पढ़ना, क्योंकि ऑर्गेनिक का 70% पेपर तो तुम्हारा एनसीईआरटी में से ही आ रहा है, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। अब देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी एक ऐसी क्लास, तुम लोगों की 5-6 दिन की ऐसी क्लास लगाऊं जहां पे मैं एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ा रही हूँ, वो मेरे पास है ही नहीं इतना टाइम, और वो मैं वैसे करना भी नहीं चाहती, वो स्पून फीडिंग हो जाएगी। इसलिए मैंने तुम लोगों को हाईलाइट्स दिए हैं, प्लीज उसको हाईलाइट्स को थोड़ा सा करना, उसको बहुत टाइम लगाया हाईलाइट्स को, हालांकि ये तो मेरे पास पड़े थे मेरे पिछले साल के, तो मैंने तुम्हें प्रोवाइड कर दिए। इसमें से डायरेक्ट जो मैं हाईलाइट करके दे रही हूँ डायरेक्ट तुम्हारे क्वेश्चंस बनेंगे, तो थोड़ा सा कायदे से पढ़ना उनको। आगे आओ। अच्छा ये वाली रिएक्शन देखो, क्या ये मैंने तुम्हें पढ़ाई है पिछले चैप्टर्स में, जो मैंने पढ़ा दे दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी, जो उसमें नई कोई बात मुझे नजर आई वो मैंने तुम लोगों के सामने रख दी।
अब देखो क्या ये सैलिसिलिक एसिड बनाया था अपन ने? कौन सी रिएक्शन थी जहां पे सैलिसिलिक एसिड बनाएगा? रुको मैं पूछूंगी, कोई नहीं जवाब देगा। गौरव जी, कौन सी reaction थी जिसमें मैंने सैलिसिलिक एसिड बनाया था? बताओ, नाम बताओ उस रिएक्शन का। पेपर में भी आएगी तुम्हारे संडे वाले, बता रही हूँ मैं पहले। गौरव क्लास में है ना? नहीं है, ये तो आज आया ही नहीं। कृतिका, कौन सी रिएक्शन थी? मैम रायमंड टाइमन रिएक्शन। क्या बनता था राइमर टाइमन में, रीमर टीमन में? हम लोग नाम की बेइज्जती कर देते हैं कई बार। हाँ, क्या बन रहा था? अंजलि, कौन सी रिएक्शन थी जहां पे सैलिसिलिक एसिड बन रहा है? माना कि रीमर टीमन बड़ा प्यारा नाम है, लेकिन इसका मतलब नहीं हर जगह रीमर टीमन चिपकाओगे तुम लोग। धनंजय, कौन सी रिएक्शन थी जहां पे सैलिसिलिक एसिड बनता है? सही है, नहीं बताते तो भाई साहब बहुत डांट खाते तुम लोग। अब तुम देख लो भाई, क्या पढ़ते हो तुम, मैं तुमसे क्या उम्मीद करूं कि तुम कुछ करके आओगे? नेम रिएक्शन ही नहीं याद होती। एक तो वो होता है कि टीचर ही ना बताए कि इम्पोर्टेंट नहीं है, चलो मान लो फिर वो मेरी गलती है कि मैंने बच्चों को नहीं बताया कि ये चीज इम्पोर्टेंट है। बताने के बाद भी, क्वेश्चन देने के बाद भी तुम लोग नहीं बता रहे, रीमर टीमन बोल रहे हो, बहुत ही बढ़िया। और अभी तो मैंने सिर्फ नेम रिएक्शन का नाम पूछा, अगर मैं थोड़ा मैकेनिज्म पे चली गई तो तुम तो फिर ऐसा माथा पकड़ के बैठ जाओगे अपना। डांट खाते हो तुम लोग मेरे से बहुत गंदी वाली, लेकिन फिर भी नहीं सीखते तुम। तो ये सैलिसिलिक एसिड अपना कोलवेज रिएक्शन में हमने बनाया था। फिनोल लिया था और CO2 लिया था, हाइड्रोलिसिस कराई थी, NaOH लिया था। एक बात बताओ, ये भी रिएक्शन में करा चुकी हूँ। अगर तुम यहाँ पे, इन्होंने क्या लिया हुआ, मीथेनॉल लिया हुआ है, एल्कोहल लिया हुआ है एसिडिक कंडीशन में, तो एसिड है, एल्कोहल है, क्या बन जाएगा? एस्टर बन जाएगा। याद है तुम लोगों को कि पढ़ाया था? निकल रहा था ना वाटर। ठीक है, इसका मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपको बस ये ध्यान रखना कहाँ से पानी OH और H निकल रहा है। ठीक है, सो ये हो गया अपना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिया? फिनोल, तो एसिड है, फिनोल है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया? एस्टर हो गया। मैंने ये क्यों दिया है? एक बार एक बार तो नहीं, 2 बार आ चुका है। मैच द फॉलोइंग में ना ये नाम पूछ लेते हैं गंदे से, वो गंदे से नाम तुम लोगों को याद रखने पड़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाई है ये चीज। तो इसका नाम है मिथाइल सैलिसिलेट। ये सैलिसिलिक एसिड है, आप लोगों को पता है। अगर मैं ये लिखूं, इधर देखो, दिस इज सोडियम एसीटेट, हाँ या ना? तो ये सैलिसिलिक एसिड है, तो मैं अगर H की जगह मिथाइल लगा दूं तो वो क्या बन जाएगा? मिथाइल सैलिसिलेट बन जाएगा। इसका नाम याद रखना, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ठीक है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन काम आएगा तुम्हारे, इसलिए बता रही हूँ। यहाँ पे देखो, फिनोल आपने लिया है तो ये बन गया फिनाइल सैलिसिलेट। इसका नाम क्या होता है? सेलोल, एक एंटीसेप्टिक होता है ये, सेलोल। डायरेक्ट बस यही ध्यान रखना, अगर दिमाग घूमा एग्जामिनर को और ऐसा कुछ नाम वाला उसने मैच द फॉलोइंग कर दिया, तो क्या पता तुम्हें ये चीज याद आ जाए। ठीक है, NCERT में है वैसे ये चीज, जब तुम कभी रीड करोगे तो तुम्हें मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, लेकिन मैंने इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन प्रीवियस चैप्टर में नहीं पढ़ाई है। तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन क्या होगी? इंट्रामोलिकुलर वो होगी कि विद इन मोलिक्यूल ही तुम्हारा एसिड हो और एल्कोहल हो। यस और नो? जैसे मान लो ये है, देखो एसिडिक कंडीशन में करवा रही हूँ, क्या होगा यहाँ पे? मैकेनिज्म एक बार करके बता देती हूँ। पहले स्टेप में तो प्रोटोनेशन होगी, फिर यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, अटैक किया। अगर जितनी ऑर्गेनिक मैंने अभी तुम लोगों को पढ़ा दी, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया है कि मैम हर रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ढूंढती है, तो तुम लोगों की बहुत बड़ी जो चीजें हैं वो सोल्व हो जाएंगी। यही है, देखना 1 2 3 4 5, 1 2 3
4 5, ठीक है क्या बोलो? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसने दिया है तो ये आ जाएगा, ठीक है बोलो। अब क्या होगा? ये पानी H+ न्यूट्रलाइज करेगा और यहाँ पे पानी बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा? निकल जाएगा ये मैंने ऑलरेडी करा रखी है, बस ये इंट्रामोलिकुलर है। ठीक है, देखो अब ये मैम बताओ ना, दोबारा बताना मेरे को। इसमें पानी निकालना है, तुम्हें कुछ नहीं करना। अगर तुम्हें मैकेनिज्म पल्ले नहीं पड़ता तो बस पानी निकाल देना ना। ऐसे पढ़ना तो चाहिए यार, ठीक है, ये तो कर सकते हो। अब ये रिएक्शन, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा फिर ठीक है। यस मैम। हाँ तो अब तुम्हें करना क्या है मैम, ये रिएक्शन क्या डायरेक्ट आएगी पेपर में? नहीं, देखो ये ना इंट्रामोलिकुलर स्टोरिफिकेशन जो रिएक्शन का सवाल है वो बन के आता है कैनिजारो के साथ। कैनिजारो प्लस प्लस एस्टरिफिकेशन, ये मेंस का और एडवांस का फेवरेट कॉम्बिनेशन है। एडवांस में थोड़ा एडवांस चले जाएंगे, कुछ और घुसा देंगे रिएक्शन में, और मेंस में थोड़ा सा कम डाल देंगे कुछ। लेकिन कैनिजारो और एस्टरिफिकेशन जेई वालों का फेवरेट कॉम्बिनेशन है, जैसे ऑर्गेनिक का मोल कॉन्सेप्ट से रिश्ता उनका फेवरेट कॉम्बिनेशन है, राइट। कैसे बनाएंगे वो? ऐसा बनाएंगे क्वेश्चन, देखो देख रहे हो? चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को क्या दिया हुआ है? 2 एल्डिहाइड ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे देख रहे हो आप। यहाँ पे डाला हुआ है बेस, हीटिंग की हुई है। तो वहां पे बेटा अगर पेपर में ऐसा सवाल आता है तो तुम्हें पहले तो पहचानना पड़ेगा कि कौन सी रिएक्शन हो रही है। और अगर मान लो तुम्हें समझ में ही नहीं आया कि भाई साहब हो क्या रहा है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन होंगे। अगर वो MCQ बेस्ड होगा सवाल तो तुम्हें वहां पे ऑप्शन हेल्प करेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर ऑप्शन नहीं होंगे, उसने कुछ इंटीजर में कुछ भी बनवा के पूछ रखा है, तो फिर वहां पे तो तुम्हें थोड़ा और सोचना पड़ेगा कि क्या बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले होगी कैनिजारो, हाँ या ना? हाँ मैम, कैनिजारो होगी। अब कैनिजारो में क्या होता है कि एक ग्रुप तो ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा रिड्यूस होता है। ये बन गया। H+ हीटिंग क्या होगा? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी, पानी निकाल दो। ये बन जाएगा, ठीक है, डन। तो ऐसे करते हैं ये वाला सवाल, तो कैनिजारो और एस्टरिफिकेशन का आ जाता है सवाल, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। ये देखो ये वाला क्वेश्चन, ये 2025 में है। मैंने तुम्हें 2025 के 90% क्वेश्चन, मैंने तुम्हें 2022, 23, 24, 25 के 90% क्वेश्चन कवर करवा दिए। आप लोग अब आराम से उसको सोल्व कर सकते हैं। जहां पे भी तुम फंसो मुझे बता सकते हो। जिसको भी PYQ सोल्व करना है वो आराम से बेझिझक मस्त कर सकता है इस चैप्टर के सोल्व। देखो ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से ना ऑप्शन को नजर दौड़ाओ। सबस्ट्रेट क्या दिया है वो देखो। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पहले और दूसरे में साइक्लिक यहाँ पे देखो ना, ये क्या बोलते हैं उसको, रिंग बनाई हुई है ना। ये तो एस्टर बनाया हुआ, साइक्लिक एस्टर है ना। और ये तो मुझे ईथर लग रहा है ना, बोलो क्या कहते हो। और यहाँ पे तो रिंग ही नहीं बनी हुई, ओपन हुई हुई है ना। तो अब देखते हैं हमारा क्या हो सकता है। थोड़ा खुद सोचो, मतलब जितना तुम लोगों ने ऑर्गेनिक को समझा है, जितना भी पढ़ा है, जितना भी अपने तरीके से, क्या हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं यहाँ पे? कुछ लग रहा है कि किस तरीके से रिएक्शन अप्रोच हम करेंगे इसमें? सोचो। मैम कार्बोक्सिलिक एसिड में जो O है मैम, उसमें H को मतलब अटैक कराएंगे H+ का। ठीक है, तुम ये कह रहे हो। ये कह रहे हो क्या? यस मैम। ठीक है, चलो करवा दिया। बट इसके बाद क्या करें हम? वही है ना,
कोई और सोचेगा, मतलब कोई और मैम वो डबल बॉन्ड टूटेगा फर्स्ट सबस्ट्रेट वाला ऑक्सीजन के साथ वाला। हाँ, इसके साथ क्या करूं, ये एल्डिहाइड है, यस मैम, ये डबल बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन वाला। ये वाला ऐसे, यस मैम। फिर क्या होगा, इस पे कौन आएगा अटैक करने, मैम H+। H+ कैसे, न्यूक्लियोफाइल आएगा ना बेटा यहाँ तो, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे, दिख रहा है क्या कोई? मैम OH-। ये आएगा, देख रहे हो, सही है ना? यस मैम। देखो, तो एल्डिहाइड है, ठीक है, ध्यान से देखो, एल्डिहाइड है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक है, यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ठीक है, इसके लोन पेयर तो रेजोनेंस में जा रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक कर रहा है, तो इसने अटैक किया, तो देखो क्या बना। मैं तो करवा रही हूँ ताकि मान लो इन फ्यूचर ऐसा क्वेश्चन है तो तुम करो, अगर मान लो पेपर में तुम्हारा ऐसा सवाल आता है, स्ट्राइक नहीं किया माइंड में, तो बेटर है कि उसको अटेम्प्ट करने से कि छोड़ दो, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए फिर तुम्हारा, ठीक है। चलो, बाकी एफर्ट अच्छा था, सोच रहे थे एटलीस्ट तुम लोग, वो अच्छा लगा मेरे को। चलिए आइए, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, बस अब बना दो जो है, यहाँ पे कार्बन के पास क्या है, O-, देखना एक बार, और इससे क्या अटैक, मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा यहाँ पे, देखना एक बार, है ना, और यहाँ पे ये वाले कार्बन पे 2 मिथाइल, और इसी पे क्या जुड़ा हुआ है, COOH, ठीक है जी, बोलो। अब क्या होगा, चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये H ले लेगा। अब तुम देखो ये कैसा बन गया तुम्हारे आगे, एसिड है, अल्कोहल है, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, बोलो भाई, एस्टरिफिकेशन। तो यहाँ से क्या निकाल दे हम लोग, पानी निकाल दे, देखो अब क्या बनेगा, अब तो तुम्हारा आंसर भी आ जाएगा। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, तो ऐसे बनेगा, ठीक है। सो ये जो H+ था, इसने प्रोटोनेट किया होगा पहले, शायद बोला भी था किसी ने, ताकि, और आपको पता है ना प्रोटोनेशन से होता क्या है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, कार्बोनिल कार्बन की, इसलिए काफी सारी रिएक्शंस हम एसिडिक मीडियम में करवाते हैं। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। लिखो इसको, गौरव अभी भी नहीं आया, ठीक है। देखो, एसिड डेरिवेटिव क्या होते हैं, जो एसिड से ही बने हो, डिराइव किए गए हो, मानते हो कि नहीं मानते हो? जैसे ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये बिल्कुल मैं एनसीईआरटी वाला पढ़ा रही हूँ, थोड़ा सा ही लेवल बढ़ाना है बस इसमें मेरे को, क्योंकि ज्यादा सवाल नहीं बनते हैं यहाँ से, बढ़िया वाले, ज्यादा एग्जामिनर नहीं बनाता सवाल यहाँ से, राइट। देखो, ये आपका एसिड है, अगर मैं OH को हटा के कुछ और लगा दूं, मान लो मैं लगा देती हूँ OR लगा देती हूँ, तो ये क्या बन गया, एस्टर, तो ये एसिड से ही डिराइव होके बना है, दैट इज व्हाई वी कॉल एज एसिड डेरिवेटिव। मान लो OH को हटा के मैं कुछ और लगा देती हूँ, Cl लगा देती हूँ, दिस इज एसाइल क्लोराइड। ऐसी तो बात नहीं है कि तुम पहली बार इसकी शक्ल देख रहे हो। मान लो OH की जगह मैं यहाँ पे लगा देती हूँ NH2, मैं भी दिखा भी दूंगी ये कैसे बना है, ये आपका अमाइड हो गया, बोलो क्या कहते हो, है ना, या फिर एनहाइड्राइड बना लो, तो ये उसी से ही बने हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, जो भी ये बने हैं, ध्यान से सुनना, जो भी ये एसिड डेरिवेटिव बने हैं, उनका हमें क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस कराना है। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, पानी आएगा, यस और नो, पानी आएगा। अब लिसिस का मतलब क्या हुआ, टूटना, अब टूटेगा H+ और OH-, यानी कि तुम्हें कुछ नहीं करना, इस तरीके से हमें हाइड्रोलिसिस कराना है कि एक को H मिल जाएगा और दूसरे को क्या मिल जाएगा, OH मिल जाएगा। और ये हम कौन सी कंडीशन में करवाएंगे, एसिडिक में भी करवा सकते हो तुम, एसिडिक मीडियम में भी हाइड्रोलिसिस करा सकते हो, बेसिक मीडियम में भी हाइड्रोलिसिस करा सकते हो। इज दैट क्लियर? कैसे होगी वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। और जो ये हाइड्रोलिसिस हम करवाएंगे इज एन एग्जांपल फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। कैसे होगा वो मैं बताती हूँ, आ जाओ इधर, देखो लिखना मत, पहले मेरे को समझाने देना, फिर उसके बाद लिखना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एसिडिक मीडियम लिया है,
और हाइड्रोलिसिस में करा रही हूँ, देख रहे हो ना आप लोग। तो सबसे पहले एसिडिक मीडियम में क्या होता है, वैसे तो प्रोटोनेशन होती है, इसने करवा नहीं रखा, इसने डायरेक्ट करवा रखा है, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, तुम्हें कोई गलत नहीं बोलेगा क्योंकि ये आएगा भी नहीं जेई में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, कार्बोनिल कार्बन पोलर है, जैसे ही ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खींचेगा, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, अपनी तरफ खींचेगा, कार्बन पे जैसे ही पॉजिटिव आएगा, वोटर भैया जी क्या करेंगे, अटैक करेंगे, ठीक है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब ये कैसा स्टेप है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मैम ये तो आप बहुत बार पढ़ा चुके हो, यस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके बाद जैसे ही वोटर ने अटैक किया तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मैंने बता ही रखा है कि अगर ऑर्गेनिक में आ जाता है किसी स्पीसीज पे चार्ज, तो आप क्या करते हो, चार्ज न्यूट्रलाइज कराते हो, तो ये O नेगेटिव ये H ले लेगा, देख रहे हो, ये बन जाएगा, यस और नो। अब क्या होगा, Z जो यहाँ पे होगा वो निकलने वाला ग्रुप होगा, दैट विल बी योर लिविंग ग्रुप। जैसे इसमें देखो ना, एस्टर बनेगा, ये वाला ग्रुप निकलेगा, Cl नेगेटिव बनेगा, ठीक है। यहाँ पे NH2 वैसे बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, मैं भी आगे बताऊंगी, वहां पे अमोनिया निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से Z तो निकलने वाला है, और जैसे ही Z निकलेगा तो पीछे से क्या होगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको स्टेबलाइज करेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, एसिड बन जाएगा। अब जो Z नेगेटिव निकल रहा है आपका, वो क्या करेगा, H+ ले लेगा और ये बन जाएगा। तो ऐसा मैकेनिज्म हमने पहले करा हुआ है। अब ये तो बात थी मैकेनिज्म। अगर बहुत से बच्चे यहाँ पे हैं, 20-25% जनता ऐसी है जो मैकेनिज्म तो मेरे को लगता है बिल्कुल भी नहीं आते हैं, उनको याद ही नहीं रहते हैं क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है। तो उनके लिए मैं बता दे रही हूँ, आप लोग कैसे ध्यान रखोगे। देखो, अगर मान लो मेरे पास कोई भी एसिड का डेरिवेटिव है, आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो या तो फिर एसिडिक मीडियम में या फिर बेसिक मीडियम में, देख रहे हो आप, आपको कुछ नहीं करना, H और OH लगाना है, आपको जो कार्बोनिल कार्बन और जो Z है उसका बॉन्ड ब्रेक करना है, देख रहे हो आप लोग, और एक जगह OH देना है, एक जगह H देना है। तो कहाँ पे दोगे, ऑब्वियस सी बात है, इसको यहाँ पे OH दोगे और यहाँ पे क्या दोगे, आप H दोगे। तो बेसिकली जितने भी आप एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना। अगर यहाँ पे Cl लगा हुआ है तो HCl निकल जाएगा, अगर यहाँ पे OR लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, इस तरीके से सिंपल है, सिर्फ बॉन्ड तोड़ना है, कार्बोनिल कार्बन को OH देना है, और जो उसके साथ Z लगा होगा वो क्या होगा वो तुम्हें मैं बता भी दूंगी, और तो वहां पे क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल आया, वोटर से OH आया और Z को चलता किया है इसने, दैट इज वाई न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन भी इसको बोलते हैं। अगर आप किसी बुक में पढ़ोगे तो न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन भी इसको बोलते हैं। होता क्या है, पहले स्टेप में एडिशन होता है न्यूक्लियोफाइल का, फिर आपका बाद में क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। याद करो, ऐसी रिएक्शन मैंने तुम लोगों को उसमें कराई थी, हेलोअल्केन में शायद मैंने कराई थी ये वाली रिएक्शन, ऐसी ऐसी। ठीक है, क्या मैं आगे चल सकती हूँ, ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा ना ये, क्योंकि अब तुम इतनी सारी चीजें सीख चुके हो। मेरे ख्याल से अगर तुम लगा रहे हो, असाइनमेंट क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो ये ज्यादा दिक्कत नहीं आई। अगर मैकेनिज्म सच बता रही हूँ, अगर नहीं तुम लोगों के ज्यादा दिमाग में आ रहा तो प्लीज एटलीस्ट ये तो याद रखो, क्योंकि जो हमारे वो जो रिएजेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे ना, उसके लिए हमें आना चाहिए। डायरेक्ट सवाल तो नहीं आएगा तुम्हारे जेई में, बट हाँ रिएजेंट बेस्ड सवाल आएगा, उसके लिए अपने को करना है। उसके बाद देखो, एस्टर की हाइड्रोलिसिस करवाओ। हाँ जी, समवन रेज्ड, हाँ जी बताओ। मैम वहाँ आपने सबसे लास्ट में प्रोटोनेशन करवा रखी है। कहाँ पे बेटा, मैम बिल्कुल लास्ट में। ये मैम इसके बाद जो आपने वो ग्रीन कलर से करवाया। ग्रीन कलर से करवाया मैंने, मैम नीचे ये ट्रिक, ये ZH जो बना हुआ है,
यस अच्छा मैम, ये बोल रहे हो ऊपर जो मैंने जेड एच लिखा एक हुआ बार है? बन गया था हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। मैम, एक बार ऊपर यहाँ पे जेड एच और सेम कंपाउंड बना हुआ है, फिर आपने नीचे वो ग्रीन वाला करवाया। अरे वो तो मैं आपको वो बता रही थी ना, ट्रिक बता रही थी, ट्रिक, कि अगर पेपर में मान लो मैकेनिज्म याद नहीं रहता तो तुम्हें क्या करना है, ये बॉन्ड ब्रेक करना है, एक जगह OH देना है, एक जगह H देना है, वो मैं बता रही थी मैं। भाई तुम कहाँ थे अभी, क्लास छोड़ के भाग गए थे क्या? ओके मैम। नो लगता मैम। है मेरे को पानी पीने चले जाते हो फिर आते हो। चलो आओ इधर। अब यहाँ पे एस्टर की हाइड्रोलिसिस बता रखी है। एस्टर की हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में भी होती है, बेसिक मीडियम में भी होती है, तो इन्होंने यहाँ पे बेसिक मीडियम लिया। क्या करना है, बॉन्ड तोड़ो, OH दो, यहाँ पे H दो, बन गया। दिक्कत, पहले कार्बोक्सिलेट बनता है, आफ्टर हाइड्रोलिसिस वो एसिड में चेंज हो जाएगा। हो जाएगा क्या, बोलो जल्दी बताओ। ठीक है, चलिए आइए। उसके बाद है असाइल हैलाइड की भी देख लेते हैं हम, एस्टर की भी देख लेते हैं, एसिड एनाइड, अमाइड नेटाइल, ताकि कोई भी आए पेपर में हमारा मिस ना हो। आ जाओ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे अमाइड दिया हुआ है तो क्या करना है तुम्हें, COZ, अब इस बार Z ये है, बॉन्ड ब्रेक करो, OH दो, H दो, क्या होगा यहाँ पे बताओ, एसिड प्लस अमोनिया, यस और नो? यस मैम। सिंपल। मैं फिर बोलूं बेसिक मीडियम और अपना एसिडिक मीडियम में करवा सकते हो तो वो कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे ये Z है, तोड़ दो, क्या बनेगा, एसिड और प्लस अमीन बन जाएगा यहाँ पे, मिथाइल अमीन, देखो बस खत्म। डायरेक्ट नहीं आएगी ये क्वेश्चन, बन के आएगा रिएजेंट के साथ सवाल। यहाँ पे देखो मेरा बेटा, एसाइल हैलाइड, ये बॉन्ड तोड़ो, क्या बनेगा, OH और इसके साथ H लग जाएगा। यहाँ पे देखो, ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है ना Z, तो ये बॉन्ड तोड़ दो, OH पर तुम्हें बनाना पड़ेगा अपने हाथ से, पता है ये वाली जो चीजें बॉन्ड बॉन्ड भी बनाते हैं ना, अगर हम नहीं बनाते हैं अपने हाथ से, सिर्फ देखने में तो बड़ा ऐसे लग रहा है अरे ये तो बहुत आसान है, पर जब हम अपने हाथ से बनाते हैं हम कार्बन कम ज्यादा बना देते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। कॉन्फिडेंस अगर तुम्हें गेन करना है केमिस्ट्री में तो तुम्हें बनाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल गर्व, वो भी मैं बताऊंगी इसके बाद। यहाँ से तुम पानी निकाल दोगे तो वापस ये बन जाएगा, ठीक है। देखो पानी, देखो हाइड्रोलिसिस करवा के ही ये बना है, वापस इसमें से पानी निकाल लोगे तो यही बन जाएगा, ठीक है। चलो आओ यहाँ पे देखो, अब ये मैंने साइक्लिक एस्टर ले लिए हैं जो कि पेपर में आएंगे तुम लोगों के, ये वाले। क्या करना है, बॉन्ड को तोड़ दूं, यहाँ से तोड़ दो, यहाँ से तोड़ दो, देखना क्या बनेगा। सुमित जी लिख रहे हो? देखो भाई, ठीक है, यहाँ पे कार्बन ना बना देना कम ज्यादा, मैं तो बना देती हूँ, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको, हो जाएगा। मैकेनिज्म से भी जा सकते हो, तुम्हारी इच्छा, बट ऐसे जा लो ना, क्योंकि पेपर में तो ये तो है नहीं कि डायरेक्ट सवाल आ रहा होगा, कम से कम 6-7 रिएजेंट को मिला के सवाल बनाएंगे तो मैकेनिज्म नहीं कर पाओगे एक एक स्टेप का। देखो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोला है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, क्या लिखा है, ईज ऑफ एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तुम्हें पता है ना, इधर आओ, अगर मैं एस्टर बना रही हूँ और एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का मतलब बेसिक मीडियम में करा रही हूँ, तो अटैक तो इसको इसी पे ही करना होता है, कार्बोनिल कार्बन पे। तो तुम एक बार बताओ, जब मैं तुम्हें करवा रही थी एस्टरिफिकेशन तो मैंने क्या कहा था, जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन। जितना ज्यादा आपका कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उतनी जल्दी क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। नाउ यू हैव टू चेक कि किस केस में रेट जो होगा वो फास्टम फास्ट होगा। देखो एक बार,
बेटा 2019 का सवाल है। मैं वो सेकंड ऑप्शन में 2 बार डबल है क्या? क्या है वो? कहाँ बेटा? बी ऑप्शन में मैम। हाँ ये सेम बन गया ना। रुको मेरे को भी आंसर फिर देखना पड़ेगा। रुको। ओके, यहाँ पे फर्स्ट आएगा, मतलब 1 आएगा। ठीक है, ओके। हाँ जी पलक। यस मैम। बताइए। मैम मुझे फर्स्ट लग रहा है। फर्स्ट लग रहा है। थर्ड का सबसे ज्यादा तुमने बोला, रीजन बताओ मेरे को। बताओ बताओ, सही जा रही हो? क्योंकि वो वहाँ पे NO2 ग्रुप लगा है इसलिए। हाँ हाँ बोलो, बहुत सही, मतलब बिल्कुल सही बोल रही हो, कॉन्फिडेंटली बोलो। NO2 क्या करेगा? तुम लोगों को NO2 का खौफ तो बैठ गया, जहां पे भी NO2 आता है तुम लोग एकदम से वो हो जाता है, अच्छा NO2 ये तो कुछ तो धमाका करके जाएगा। सिमरन आप बताओ। मैम मतलब वो NO2 अपनी इफेक्ट से मैम उसको जल्दी निकाल देगा। निकाल तो नहीं देगा, मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा देगा इसकी, -M और -I इफेक्ट से। यही बोलना चाह रहे थे आप? यस मैम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, है ना? तो ये कार्बोनिल कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा। उसके बाद क्या नाम है सिमरन? मैम उसके बाद सेकंड होगा। सेकेंड होगा। Cl कौन सा इफेक्ट लगाता है? मैम -I। सॉरी उसके बाद उसके बाद फोर्थ होगा। फोर्थ ही होगा। OCH3 तो मैम आपका वो OCH3 अपना +M लगाता है ना मैम ये इसका तो। -M होगा। दिखाता तो +M और -I दोनों है, बट डोमिनेटिंग ये होता है ना बेटा। तो +M तो वो करेगा, इलेक्ट्रोडेंसिटी देगा तो वो जाएगा। तो ये होगा ऑप्शन, यानी कि सेकंड वाला। इनको तुम ध्यान रखो, तुम नोटिस करो हर जगह ये वाले आते हैं, NO2 CN CH3 OCH3 Cl, हर जगह यही टपक जाते हैं। बेशक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रेट बताना हो, कुछ का भी बताना हो, ये तो ऐसे हैं 3-4 ग्रुप जो हर जगह पटकते हैं। ये देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन आया था मेंस 2023 में, देखो एक बार ध्यान से। हाँ सुमित तुम बताओ। मैम बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। देखो आपको ना पहले एक्स बताना है बेटा, ठीक है? एक्स में क्या हुआ है ध्यान से देखो, COH तो सेम है, सिर्फ इसका असाइलेशन हो गया है ना? तो उसके लिए आपने एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करना, याद है एस्पिरिन है ये। सैलिसिलिक से एस्पिरिन की प्रिपरेशन कैसे होती थी? एसिटिक एनहाइड्राइड से होती थी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। यहाँ पे क्या हुआ है, OH वैसे का वैसे है, एसिड का एस्टर बन गया है, तो इन्होंने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कराई है, तो यहाँ पे इन्होंने अल्कोहल लिया है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देख लो ऐसे आसान सवाल था ये तो, ठीक है? चलिए, इसमें काफी बच्चों के हैंड भी रेज थे, बहुत ही बढ़िया। अब तुम्हारे लिए एक नई रिएक्शन है आज की, HVZ रिएक्शन। ये देखने में जितनी, वैसे ये सिंपल ही रिएक्शन है, पता नहीं क्यों इससे इतना ज्यादा प्यार है एग्जामिनर को, बहुत ज्यादा आजकल आ रही है ये पेपर में, पता नहीं क्या है, डायरेक्ट आ रही है डायरेक्ट। HVZ रिएक्शन के नाम से इसको बोला जाता है, विच इज हेल, मतलब नाम है रिएक्शन का हेल्वोलाट जेनेरिक का, बट HVZ ही आता है, पूरा नाम नहीं लिखा मिलता है तुम्हें पेपर में।
तो बेसिकली ये करता क्या है, HVZ रिएक्शन, कौन रो रहा है ये है? क्यों रोना आ रहा है तुम लोगों को इतना? मैम हेल का मतलब तो नर्क होता है ना, क्या होता है? हेल का मतलब। हाँ हाँ, तुम्हारी बात याद आई। मैं हर हर उसमें ना, मेरे को याद है पिछले बैच में ऐसे ही कुछ कह रही थी बच्चों को, पता नहीं कुछ हेल्थ से आया तो था, नर्व से कोई चीज आई थी, उनको बता रही थी मैं। हाँ, ये क्यों रो रहे हो? रो किस लिए रहे हो कि पूरा साल बर्बाद कर दिया हमने, इसलिए रोना आ रहा है मेरे ख्याल से। तो देखो HVZ में क्या होता है भाई, ये रिएक्शन का नाम बेशक हेल से स्टार्ट हो रहा है, बट ये तुम्हारा 4 नंबर बना के हेवन में भेज सकती है, ठीक है। देखो, तो बेसिकली इसमें होता क्या है, अपने को ना एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लेना पड़ता है इसमें। बहुत सिंपल है, इसका एक बार मैकेनिज्म भी बता दूंगी मैं। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है तुम्हें, पहली चीज, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो कार्बोनिल आपका ग्रुप होगा, कार्बोनिल कार्बन होगा, उसके साथ वाले कार्बन पे अल्फा H होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। वो कैसे हो पाएगी, वो मैकेनिज्म से समझ में आएगा, ठीक है। तो कोई ऐसा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए कि कार्बोनिल कार्बन के साथ वाले कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अच्छा, अगर ये है तो इसमें हम लोग क्या डालते हैं, हेलोजन हम डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फोस्फोरस, ठीक है। कई बार आपको ये ना देके ये भी दिया जाता है PX3 इन द प्रेजेंस ऑफ X2। अब X तुम्हारा क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है ना। और फिर हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो करना कुछ नहीं है तुम्हें, अल्फा पोजीशन पे इधर देखो ना, एक H को रिप्लेस करके तुम्हें बस वो हेलोजन लगा देना है वहां पे, दैट्स इट, खत्म कहानी। यही है HVZ रिएक्शन। क्या बोला है, अल्फा हाइड्रोजन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय हेलोजन, बस यही तुम्हें ध्यान रखना है। यही आएगी तुम्हारी, जो मैं बोल रही हूँ नेम रिएक्शन का सवाल आएगा तो उसमें HVZ मिलती है, चांसेस रहते हैं, तो बस इतना ही ध्यान रखना। तो वो बच्चे जिनको केमिस्ट्री का कुछ ही नहीं समझ में आता, कुछ आता है, वो कुछ वाले तरफ ये ध्यान रख लो डायरेक्ट। और जो बच्चों को थोड़ा सा ऑर्गेनिक सही समझ में आ जाती है, वो थोड़ा सा मैकेनिज्म पे ध्यान दो कि कैसे मैकेनिज्म उसका प्रोसीड हो रहा है, ताकि तुम जब रिवाइज करो नोट्स तुम्हें पता रहे कि मैकेनिज्म कैसे हो रहा है आसान। देखो इधर एसिड लिया इन्होंने, और यहाँ पे क्या डाला है, सबसे पहले PBr3, मैंने बोला ना PX3 भी दे सकते हैं, तो PBr3 क्या करता है, इधर देखो बहुत आसान है, OH को रिप्लेस कर देगा Br से। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें पिछली क्लास में कराया था, जब तुम अल्कोहल में डालते हो SOCl2 PBr3 PCl5, तो वो क्या करता है, OH को रिप्लेस कर देता है हेलोजन से। सेम यहाँ पे भी यही होता है, अगर तुम एसिड भी ले रहे हो और तुम इसमें PBr3 डाल रहे हो, SOCl2 करवा रहे हो, तो वो OH को रिप्लेस कर देगा किससे, जो भी वहां पे हेलोजन दिया हुआ है, तो Br से इसने कर दिया, तो ये बन गया हमारा, देखो। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे एक स्टेप होता है, दैट इज कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, वो तुम्हें बखूबी आता है कि नहीं आता? हाँ मैम, हमें अच्छे से आता है। बस अब जो भी PX3 के साथ हेलोजन दिया होगा उसका रोल आएगा यहाँ पे, या फिर रेड फोस्फोरस के साथ जो भी हेलोजन X2 दिया होगा उसका यहाँ पे रोल आएगा। तो यहाँ पे होगा कैसे, मैं एक बार इसको अलग से करके दिखा देती हूँ अगर तुम्हें इसमें समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो, देखो होगा क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये देगा, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, देख रहे हो इधर 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 जो ये मैंने बनाया है। अरे क्या हो गया, हाँ, अरे एक मिनट बेटा, दिख रहा है ना स्क्रीन, देखो एक बार। हाँ हाँ, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा इस पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या मिल गया हमें, अल्फा पोजीशन जो थी ना कार्बोनिल कार्बन के साथ वाली, वहां पे हेलोजन आ गया। अब हमें इस हेलोजन की जरूरत नहीं है, तो क्या कराया, हाइड्रोलिसिस करवाया। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, वही और बताया था ना, बॉन्ड तोड़ दो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका
COOH, यानी कि अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि क्या पल्ले पड़ा तुम्हें? तुम्हें ये पल्ले पड़ा कि अगर PX3 के साथ यहाँ पे हेलोजन दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे तुम्हें PCl3 दिया हुआ है और यहाँ पे Br2 लग रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने के पूरे चांसेस हैं कि मैम अल्फा पोजीशन पे Cl लगेगा या Br लगेगा। तो मैंने मैकेनिज्म से तुम्हें बता दिया, जो X2 होगा, जो भी हेलोजन होगा, वही वहां पे अल्फा पोजीशन पे लगेगा। ठीक है, सिंपल है ना। OH को पहले रिप्लेस करके हेलोजन लिया, फिर कीटोइनोल बनाया, फिर अल्फा पोजीशन पे हेलोजन लगा, खत्म। जिसको नहीं आता मैकेनिज्म समझ में, उसके लिए तो है ही है। ये तो जिसको ऑर्गेनिक आती है तब भी उसको ऐसे याद ही रखना है, क्योंकि पेपर में तो बैठ के मैकेनिज्म करोगे नहीं। जिसको कम आती है समझ में, वो ऐसे डायरेक्ट याद रख सकता है। तो ये हेलो रिएक्शन तुम्हें 4 नंबर दिला सकती है, ध्यान रखना मेरी ये बात। जैसे देखो 2022 में यहाँ से सवाल आया था, आपको रिएक्शन दी हुई थी, देखो सिंपल HBZ पे है रिएक्शन, बस तुम्हें वहां पे जाके कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अभी तो तुम्हें पता है मैम HBZ करा रही है, क्योंकि ये रिएजेंट देख के कई बार दिमाग ही नहीं चलता, रहे यार क्या दिया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान रखना, OH को Cl से रिप्लेस नहीं करोगे, ध्यान रखना इस चीज का। वो तब करोगे जब सिर्फ यहाँ पे PCl3 दे रखा होगा। तो यहाँ पे सिंपल अल्फा पोजीशन पे H को हटा के क्या लगा दोगे? Cl लगा दोगे। दैट्स इट, खत्म कहानी, हो गया HBZ का काम। ठीक है, अब वो देखो अलग अलग जो है क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम कर सकता है। कैसे कर सकता है? देखो मान लो वो तुम्हें ये दे दे, है ना, और फिर यहाँ पे क्या डाल दे, मान लो डाल देता है वो तुम्हारा KMnO4 जोन्स रिएजेंट डाल देता है यहाँ पे, क्या कहते हो, पहले स्टेप में। ठीक है, और दूसरे स्टेप में ये डाल देता है रेड फॉस्फोरस Cl2। बन सकता है ना ऐसा सवाल। पहले में क्या होगा, जोन्स रिएजेंट एल्डिहाइड को एसिड में बदलेगा, फिर एसिड में बदलेगा तो आगे तुमने HBZ करा दी, राइट, इस तरीके से। या फिर वो ऐसे भी चल सकता है, मान लो उसको वो चाहता है कि नहीं मैं तो थोड़ा और घुमाऊंगा बच्चों को, अगर थोड़ा और घुमाओगे, मान लो वो यहाँ पे तुम्हें दे दे, क्या दे दे, साइनाइड दे दे, और पहले स्टेप में डाइबल H डाल दे, बोलो, दूसरे स्टेप में जोन्स रिएजेंट डाल दे, और तीसरे स्टेप में ये डाल दे HBZ वाला रिएजेंट। तो देखो अभी ये 2022 में आया था, थोड़ा तो अपग्रेड वो खुद को करेगा, तो ऐसे करके वो पूछ सकता है, और भी पूछ सकता है। तो मान लो CN भी बनवा लिया उसने कहीं से, राइट, तो इस तरीके से तुम्हें ध्यान रखना है। चलिए आइए, ये देखो यही कह रही थी मैं रिएक्शन, कि अगर तुम्हारा एसिड के साथ PCl5 की करवा रखी है तो तुम्हें पता ही है ये बनता है, POCl3 भी साथ में बनता है, याद आ रहा है। PCl3 के साथ करा रहे हो तो वही OH को हटा के Cl, यहाँ पे H3PO3 बनता है। SOCl2 ये तो सबसे अच्छी गैस होती है ना, वो मतलब सबसे अच्छा रिएजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे गैसेस एस्केप आउट हो रही होती है। तो बस कुछ नहीं करना, अल्कोहल में भी मैंने यही बताया था, यहाँ पे भी यही बता रही हूँ, OH को हटा के क्या लगा देना, Cl लगा देना। ठीक है, ओके, पहला हो गया। दूसरा देखा, ये कौन मेरे को बोल रहा था, शायद गर्व बोल रहा था, तुम्हें याद है अभी मैंने इससे ये बनाया था हाइड्रोलिसिस करा के, तुम इससे ये कैसे बना सकते हो मैंने बता दिया, देख रहे हो, आगे आ जाओ। अब यहाँ पे क्या है, एसिड है P2O5, यहाँ पे तुम्हें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी मिल सकता है, P4O10 भी मिल सकता है, ये होते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये पानी का रिमूवल करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से पानी निकल जाएगा, और पानी निकल गया तो क्या बन गया, एनहाइड्राइड बन गया, देखो। और इसकी वापस हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बन जाएगा, करा था ना अभी हमने। उसके बाद है ये एक रिएक्शन है, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सोल्ट्स, मतलब बेसिकली इसमें क्या करना है, घबराना नहीं है। एक ये रिएक्शन तुम्हारे एनसीईआरटी में दी हुई है, बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इसमें हम लोग कैल्शियम और बेरियम सोल्ट लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। जैसे मैं थोड़ा सा समझाती हूँ तुम्हें, ऐसे समझो,
ये कैसे लिखा हुआ है ये समझो। जैसे अगर मान लो मैं सिंपल एसिड लेती हूँ, उसमें मैं NaOH डालती हूँ, तो तुम सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन कराते हो, हाँ या ना? तो अगर मान लो मैं एसिड के साथ इस बार बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लूं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लूं, तो क्या होगा? ये भी बेस है, तो ये भी क्या करेगा? H+ चुरा लेगा, RCOO नेगेटिव, और बेरियम 2+, जैसे इसके साथ Na+ था। बट यहाँ पे बेरियम किस में है? 2+ में है ना, तो मुझे उतना ही नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो मेरे को ये कितने लेने पड़ेंगे? 2। यस और नो? तो वहीं से ये ही ऐसे बना हुआ है, देखो समझ आ गया? तो वही मैं बोल रही हूँ, कैल्शियम और बेरियम सोल्ट, ठीक है। सो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो फॉर्मिक एसिड का सोल्ट लिया हुआ है, ध्यान से देखो ना। अगर तुम इसको हीट कर दोगे तो यहाँ पे होता क्या है? डिस्टिलेशन हो रही है, मतलब हीटिंग करवा दो। तो अगर यहाँ पे तुम जब हीट कराओगे तो यहाँ पे तुम्हें एल्डिहाइड और कीटोन्स मिलते हैं। तो अगर तुम फॉर्मिक एसिड ले रहे हो, उसका सोल्ट ले रहे हो कैल्शियम का, तो यहाँ पे क्या बनता है? ध्यान से देखो, कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाते हैं बाहर। कैल्शियम, अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हो तो मतलब बेरियम ले रहे हो तो बेरियम कार्बोनेट निकलेगा। तो यहाँ पे देखो कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या है? एक कैल्शियम, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, तो ऐसे ही करके निकलेंगे ना, देखो ना, 3 ऑक्सीजन, एक कैल्शियम, एक कार्बन, देखो निकला। और जैसे ही निकला तो बचा क्या हमारे पास? एक H बचा, एक CO बचा और एक H बचा, यही बच गया फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पे जो हम कैल्शियम और बेरियम सोल्ट्स की डिस्टिलेशन कराते हैं, उससे हमें एल्डिहाइड और कीटोन्स मिलते हैं। अगर आप फॉर्मिक एसिड का सोल्ट ले रहे हो तो यहाँ पे आपका एल्डिहाइड बनता है। अगर फॉर्मिक एसिड के अलावा आप ले रहे हो, जैसे मान लो यहाँ पे एसिटिक एसिड का लिया हुआ है कैल्शियम वाला सोल्ट, तो यहाँ से जब आप कैल्शियम कार्बोनेट लोगे, निकालोगे, तो क्या बचा? CH3 CO CH3, तो ये बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे देखो। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ एसिड अमाइड एंड एल्केन नाइट्राइल। देखो यहाँ पे क्या होता है, पीछे कहाँ पे बेटा? एक सेकेंड, मैं एल्केन नहीं बनेगी, पीछे वाला कौन सा है? यहाँ पे एल्कीन कैसे बनाएंगे बेटा? 2 एसिड है ना, पानी निकलेगा ना, ठीक है सर। रुक जाना एक बार, अगर नहीं कुछ और पूछ रहे थे तो। देखो फॉर्मेशन ऑफ एसिड अमाइड, यहाँ पे क्या है? देखो सिंपल है, अगर तुम्हें एसिड से अमाइड बनाना है, कैसे बनाएंगे? रास्ता कैसा बनाओगे? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पहले बता रही हूँ, 5 स्टार लगा लो। तो सबसे पहले हम रिएक्शन बेसिकली इसमें अमोनिया के साथ कराते हैं। अमोनिया के साथ रिएक्शन करा के एसिड बेस रिएक्शन होती है, NH3H+ ले लेता है NH4, और ये हमें सोल्ट मिल जाता है। अब होता क्या है, यहाँ पे हीटिंग करवाई जाती है, तगड़ी वाली स्ट्रॉन्ग हीटिंग करवाई जाती है, और जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग करवाई जाती है तो हमें यहाँ पे अमाइड मिलता है। देखो अगर किसी को ये रिएक्शन याद रहती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप लोग ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि एसिड से अमाइड कैसे बने। तुम खुद सोचो, NH2 है ना, तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा रहा होगा वो, और अमोनिया में पता ही है क्या होता है। अच्छा, तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा? पानी निकल जाएगा, देखो बस ये बन गया। लेकिन ये ऐसे नहीं निकलता है, मतलब ऐसे तो ठीक है मैंने बना के दिखा दिया, बट हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मैं अमाइड में, इधर आओ, अगर मैं अमाइड में डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दूं, मान लो P2O5 डाल दूं, तो क्या होगा? यहाँ से ये H2 और ये O निकल जाता है, वाटर, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है? नाइट्राइल मिल जाता है, ठीक है। बोलो, एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। अब मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में। पहले स्टेप में डालू मैं Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, A बनाना है,
दूसरे स्टेप में मैं डाल रही हूँ CO2H+, बी बनाना है। इसमें मैं डाल रही हूँ NH3 और स्ट्रॉन्ग हीटिंग करा रही हूँ, सी बनाना है। फिर मैं डाल रही हूँ इसमें P2O5, डी बनाना है। बनाना अरे कहाँ गया, ये रहा। मैम एक बार एमाइड वाला बताना। कहाँ बेटा, पीछे वाला? यस मैम। ये यहाँ पे मैं कह रही हूँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालोगे तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, तो आपका नाइट्राइल बन जाता है बेटा, RCN। चलो ए क्या बनाया तुम लोगों ने? रुको, जिससे मैं पूछूंगी वही जवाब दे मेरे को। आरुष, ए क्या बनाया? ताजिया है, ताजिया। ए क्या बनाया? स्मृति का ए क्या बनाया? मनीषा, अंजलि, ए क्या बनेगा? प्रिंस, खुजान, समीर, ए क्या बनेगा? नैतिक, ए क्या बनेगा? बहुत बढ़िया। PHM क्या बनेगा? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ना? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। चलो, दिस इज ए। उसके बाद क्या होगा अब्दुल्ला जी, क्या होगा उसके बाद? क्या पढ़ते हो तुम लोग? पूरे 25 बच्चों की क्लास में 9 बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। क्या करूं मैं तो, तुम्हारा मेरा तो सिर दर्द होने लग जाता भाई। क्या बनेगा सिमरन? मैम इसमें मतलब बेंजोइक का मैम आयन बन जाएगा। ठीक है, बट हाइड्रोलिसिस भी है ना, तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। बी ये बन गया। फिर अमोनिया करवाया है तो सोल्ट बन जाएगा, फिर हीटिंग करवाई है तो अमाइड बन जाएगा, बेंजामाइड बोलते हैं इसको। फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2O निकल के क्या बन जाएगा? बेंजो नाइट्राइल। ये तुम्हारा जेई का ही सवाल था बाय द वे। ठीक है, ऐसे करना है इसको। आगे आ जाओ। थैलिमाइड, थैलिमाइड की रिएक्शन ये तुम्हें काम आएगी अमीन्स चैप्टर में। जैसे मैंने ये करवाया ना, इसमें मैं थैलिक एसिड ले रही हूँ। थैलिक एसिड क्या होता है बेटा? COH ग्रुप लगे होते हैं एडजेसेंट पोजीशन पे। अमोनिया के साथ ही कराते हैं रिएक्शन। तुम्हें पता ही है क्या करेगा, पहले एसिड बेस रिएक्शन सोल्ट बनाएगा, हीटिंग करवाओगे तो दोनों किसमें? अमाइड में बदल जाएंगे। इसको हम बोलते हैं थैलामाइड। जैसे थैलिक एसिड में 2 COH है, थैलामाइड में 2 COH2 है। अब यहाँ पे क्या होता है, अमोनिया निकल जाता है। अमोनिया को टाटा बाय बाय कर दो यहाँ से स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने के बाद। ठीक है, ध्यान रखना, कई सोचते हैं हम पानी निकालेंगे, नहीं। थैलामाइड में हीटिंग करने के बाद अमोनिया निकलेगा और तुम्हें क्या मिलेगा? थैलीमाइड मिलेगा। थैलामाइड नहीं, थैलीमाइड। बिकॉज यहाँ पे क्या है, अमोनिया निकल के ये बन गया है। और ये तुम्हें काम आएगी जब मैं तुम्हें अमीन्स चैप्टर में कराऊंगी ना, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, वहां पे ही आएगी रिएक्शन दोबारा। तो दोबारा भी आएगी ये, अभी के लिए आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, वहां पे भी काम में आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड की रिएक्शन अमोनिया स्ट्रॉन्ग हीटिंग करके अमाइड बनाना। अमाइड से वापस एसिड में जा सकते हो वाया हाइड्रोलिसिस। तो बस आज मैंने यही बताया तुम्हें। एसिड डेरिवेटिव की हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या होगा, कुछ 2-4 रिएक्शंस मैंने बताई हैं। कल वाली क्लास में मैं ये खत्म कर दूंगी। 2 नेम रिएक्शन करवानी है मुझे, पर्किन रिएक्शन और क्लेजन रिएक्शन, क्लेजन कंडेंसेशन। और उसके अलावा हीटिंग इफेक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे इस मतलब चैप्टर के, और इसको खत्म कर देंगे। और कल हमारे पास टाइम होगा तो क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को करवा दूंगी। ठीक है, नीचे कर लीजिए बेटा हाथ।
और टाइम नहीं बचेगा तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है।